ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और वोटिंग के लिए आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये वोटिंग की जा रही है। और यहाँ पे उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग के लिए 9,361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपचुनाव में 63 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मतदान करने के लिए 56,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और इस बार कोरोना के साए में मतदान हो रहा है, लिहाजा कोरोना गाइडलाइन और 2 गज दूरी का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जिस वोटर के पास मास्क नहीं है उन्हें मतदान केंद्र पर मास्क भी दिया जा रहा है। हर पल पोलिंग बूथ पर 2-2 कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और जिन वोटरों का तापमान सामान्य से अधिक होगा वो वोटिंग के आखिरी 1 घंटे में मतदान कर सकेंगे। तो अलग अलग मतदान केंद्रों से तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो ग्वालियर में मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतदान किया है। उन्होंने सभी 28 सीटों पर जीत का दावा किया है। ये प्रजातंत्र की महत्व की लड़ाई है, ये मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 28 के 28 विधानसभाओं में कमल का फूल का परचम लहराएगा। अपने तरफ से मैं सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा और विश्वास रखता हूं कि जनता का बर्दाश्त और जनता का आशीर्वाद उन सब के साथ रहेगा ताकि जनसेवा के पथ पर हम लोग सब संयुक्त रूप से आगे अग्रसर हो पाए। महगांव से बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया आपको बता दे रहे हैं पुलिस को दिशा निर्देश। लालू और फौजी नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज करने के मौखिक आदेश दे रहे हैं। मोबाइल पर ये आदेश दिए जा रहे हैं। पुलिस को आदेश दिया गया है। फोन पर आदेश देते हुए बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। सुनिए जरा। इसको तो छोड़ना ही नहीं है अगले उसको 326 की कायमी करो या 360 की करो, है ना? बता दिया ये लालू और फौजी हाँ जिसको तो छोड़ना ही नहीं है अगले उसको 326 की कायमी करो या 360 की करो, है ना? सुर्खी विधानसभा के पलटई गांव में आदर्श मतदान केंद्र 156 को आदर्श मतदाता केंद्र भी बनाया गया है। यहां महिला मतदाताओं के बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल खिलौने भी रखे गए हैं। दिव्यांग लोगों के लिए व्हीलचेयर के साथ ही एक सहायक की भी नियुक्ति की गई है। कोविड-19 के चलते मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, ग्लव्स भी रखे गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुर्खी विधानसभा के पड़लई पोलिंग बूथ पर, जहां पर 156 पोलिंग बूथ बनाया गया है और यह पोलिंग बूथ आदर्श मतदान केंद्र के रूप में बनाया गया है। यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं के लिए जो मतदाता आते हैं उनके बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी रखे गए हैं और सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज की व्यवस्था है। इस बार कोविड-19 के कार्यकाल में यह चुनाव हो रहा है, जिस वजह से प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। मतदाताओं के लिए सबसे पहले हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, उनके लिए मास्क दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं और पूरी तरह पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं, पूरी तरह पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की किसी मतदाता को कोई परेशानी ना जाए, इसलिए मतदाताओं के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां करके रखी हैं। सुबह का वक्त है, धीरे धीरे मतदाता आ रहे हैं। जैसे जैसे ही समय बीतता जाएगा मतदाताओं की भीड़ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए भी प्रशासन ने गोले बनाए हुए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। जयनगर से ब्रजेंद्र कुमार, स्वराज एक्सप्रेस।
इंदौर जिले की सावेर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान सुबह से ही ग्रामीण मतदाताओं में पूरा उत्साह दिखाई दिया। जहां मतदान का समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। कनाडिया ग्राम के बूथ पर स्थिति ये है कि मतदान करने के लिए बढ़ रही भीड़ न ही 2 गज दूरी का पालन कर रही है और न ही मतदाता मास्क लगाकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और ऐसे में कोविड-19 के तमाम नियमों की खुलकर यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले की सावेर सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे जैसे समय मतदान का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही ग्रामीणों की जो भीड़ है, मतदाताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्रामीण तबके में ग्रामीणों की दिनचर्या ही सुबह से शुरू होती है, लेकिन मतदाताओं का इतना रोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पहुंची हैं जो मतदान करने पहुंची है। लेकिन मतदाताओं का जो जोश इतना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो खास तौर पर नजर कहीं आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखना होगा कि ये मतदाताओं का जोश किस करवट किस नेता की राजनीति में रंग लाता है। फिलहाल में इस समय जो बूथ है कनाडिया का वो सबसे बड़ा बूथ है, जहां पर सुबह तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो रहा था, भीड़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीणों की काफी भीड़ नजर आ रही है, जिसके लिए सोशल डिस्टेंस की जो दूरियां हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं। मास्क का प्रयोग बिल्कुल हो रहा है, दस्ताने जरूर पहने, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग था वो खास तौर पर धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का जो जोश है वो इतना दिखाई दे रहा है मतदान करने की रुचि में कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो खास तौर पर पूरा खत्म होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों का ये जोश कितना तुलसी सिलावट या गुड्डू की राजनीति में नया रंग लेकर आता है। इंदौर कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ अजय शेख, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। तो राजगढ़ के ब्यावरा में चरनोई भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मांझरी गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। मतदान केंद्र 275 पर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। पांझरी गांव में अतिक्रमण को लेकर ये नाराजगी है। गांव में लगभग 700 मतदाता हैं। तो दूसरी खबर आपको बहिष्कार की हम इस वक्त बता रहे हैं, पहली नेपा नगर से बताई थी, अब राजगढ़ के ब्यावरा से। जो गांव में एक 55-56 बीघा जमीन है उस पर कुछ लोगों ने, दमंगों ने कब्जा करके रखा है। सभी गांव वाले उसमें परेशान हैं। हमारे गांव की 7 चरनोई भूमि पर अतिक्रमण हुआ था। हमने तहसीलदार साहब को सबको आवेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण करने वाले दबंगों के ऊपर उल्टा हमारे गांव वालों के ऊपर कार्रवाई हुई। यदि अगर वो नहीं आए किसी कारणवश तो हम एसडीएम साहब के आदेश पे कर देंगे सर। वो अगर हमसे आके निवेदन कर दे कि ये बातें मैं करवाऊंगा कार्रवाई और मैं आपका सभी समस्या हल करवाऊंगा, तो हम सर मतदान करने के लिए तैयार हैं। खबर छतरपुर से है। बड़ा बल्हारा विधानसभा के बुदौर पंचायत के ग्राम चंदौली में मतदाता नाराज बताए जाते हैं और नाराजगी के चलते इन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे करके वोट मांगकर चुनाव जीत कर चले जाते हैं, लेकिन क्षेत्र को और क्षेत्र की जनता को भूल जाते हैं। ऐसे में गांव में आज भी तमाम समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि गांव में ना तो लाइट है और ना ही सड़कें ठीक है। यही नहीं, पोर्टल में गांव का नाम नहीं खुलने की वजह से ग्रामीणों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो चंदौली में करीब 309 मतदाता हैं। हालांकि तहसीलदार गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं जिससे कि यहां मतदान शुरू हो सके। तीसरी खबर मतदान और चुनाव बहिष्कार की। हमारे यहाँ का संपूर्ण डाटा शासकीय डाटा है, चाहे नरेगा हो, चाहे का नाम स्वच्छ भारत हो, चाहे पीएम आवास हो, कोई भी डाटा यहाँ नहीं खुलता है। चंदौली खुलती है कहाँ, बंडा में, इसलिए पूरी जनता असंतुष्ट है। आश्वासन जिला कलेक्टर महोदय अगर आके नहीं देते हैं हम लोगों को लिखत एसडीएम देते, जब तक हम लोग ग्रामवासी वोटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। खराब है, जो हमारे जी ने बताया है वो तो पूरी समस्या हम बिल्कुल बीत चुके हैं। क्या पहली बार भी तिवारी ने वो से कलेक्टर और कहाँ भोपाल तक लेकर पहुंच गई। आशा में देखे चले जाते हैं तो मतदान, इसलिए हम लोग मतदान करने में तैयार नहीं है। समझाइश तो मैंने दी है कि आपकी क्योंकि इनकी मांग थी उसके संबंध में
यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है शासन को और शासन स्तर पर कार्रवाई होगी पोर्टल के संबंध में। ग्रामीणों को कहना है कि कलेक्टर साहब आए और उनका मांग जब तक ये नहीं होती हमारी जो मांग है तब तक हम नहीं कर सकते, हमें समझाई दी है। मुरैना में ग्राम सोहेल का पुरा में मतदान का बहिष्कार किया गया है। कोतवाल पंचायत में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। 14 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र बनाए जाने का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। मतदान केंद्र दूर होने की वजह से ग्रामीणों ने ये विरोध किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, मतदान केंद्र दूर होने की वजह से तमाम लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। 14 किलोमीटर की दूरी पर इस मतदान केंद्र को बनाया है। मुरैना के ग्राम सोहेल का पुरा का ये पूरा मामला है। कोतवाल पंचायत में ग्रामीणों ने इस मतदान आज चुनाव का बहिष्कार किया है। तो चलिए सत्ता के संग्राम में चर्चा का दौर शुरू करें। आज आपको बता दें मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और लोग अपने घरों से मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप लोग सभी लोग घरों से निकलिए। चुनाव का बहिष्कार जो लोग कर रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि भाई आप अपने मत का अधिकार कीजिए, क्योंकि जनतंत्र में, लोकतंत्र में आपका एक एक वोट बेहद जरूरी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुमित ओरछा जी जुड़ गए हैं। ओरछा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें, अशोकनगर का एक बार रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या स्थिति? जी बता दें कि आज अलसुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगर हम अभी देखें तो यहाँ पर कैमरामैन को बोलूंगा बताएं कि महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पुरुषों की भी, और काफी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। इस वक्त हम मतदान केंद्र क्रमांक 31 पे अशोकनगर विधानसभा के साडोरा में है। ये आदर्श बूथ बनाया गया है कि बच्चों के खेलने की प्रॉपर पर्याप्त व्यवस्था की गई है, गुब्बारे लगाए गए, बैठने का पर्याप्त साधन है और इस तरह मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जी गौरी, ठीक है। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कितने प्रतिशत तक वोट वहां पे डाला जा चुका है? चलिए हम आपके पास लौटेंगे, दोबारा आपसे जानकारी लेंगे। राजेश, आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए चर्चा का दौर शुरू करते हैं। सुमित जी, बाइक में आपको बाद में सुनाऊंगी। आपके मंत्री हैं भदौरिया जी, मतलब पुलिस को बता रहे हैं कि किन आईपीसी और सीआरपीसी के तहत मतलब केस को दर्ज किया जाए। सरकार में रहेंगे, मंत्री रहेंगे तो कुछ भी किया जाएगा क्या? रश्क जी, प्रत्याशी के पास शिकायत करने का अधिकार होता है और धारा, अगर कोई प्रत्याशी किसी भी अपराध की धारा जानता है तो वो अक्सर प्रत्याशी नहीं, फरियादी, मैं यहाँ प्रत्याशी की जगह फरियादी शब्द करूंगा। जब आदमी जाता है कि मेरे साथ प्राणघातक हमला हुआ है मेरे ऊपर, आप 307 में मुकदमा दर्ज कर दीजिए, तो ये पुलिस से मांग है, पुलिस को आदेश नहीं है। इसके पीछे उनका उनके लोगों के साथ में अगर गलत हुआ है, उनके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है, कोई अराजकता हुई है, तो वो पुलिस से कह रहे हैं कि इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करिए।
एक प्रत्याशी होने के नाते संविधान में उनके लिए ये अधिकार है कि वह मांग कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश नहीं दिया और उस निर्देश पर अमल नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह की थ्योरी को कृपापूर्वक ना गढ़े। यह मतदान का दिन है, मतदान का दिन है और मतदान के दिन में बहुत संवेदनशीलता के साथ चीजों को लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, मांग करना हमारी सुनवाते हैं ना। मैं चाहूंगी पीसीआर से मैं अनुरोध करूंगी कि उस बाइट को प्ले किया जाए। बता दिया ये लालू और फौजी इसको तो छोड़ना ही नहीं अगले कुछ पे 326 की कायमी करो या 360 की करो, है ना। बता दिया ये लालू और फौजी इसको तो छोड़ना ही नहीं अगले कुछ पे 326 की कायमी करो या 360 की करो, है ना। उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसके ऊपर 326। अरे जो लोग आपने 3 दिन पहले जीतू पटवारी जी की असभ्यतापूर्ण वातावरण डीआईजी कार्यालय के सामने सुना है, वो तो सस्पेंड कर रहे थे वहीं पर 10 तारीख के बाद हम सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, वर्दी उतार देंगे, वो तो इस तरह की बातें कर रहे थे। एक प्रत्याशी को अधिकार है कि अगर उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई हमला हुआ है, किसी प्रकार की अराजकता हुई है तो, और वो जानते हैं चूंकि वो लंबे समय से राजनीति में समाज में काम करते हैं, तो बताएंगे कि 326 धारा का उल्लंघन है, 326 मुकदमा दर्ज करिए। निर्णय लेना प्रशासन का काम है। इसमें देखिए कोई निर्देश जैसा विषय नहीं है। प्रत्याशी को विशेष अधिकार है कि वह निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग से, अधिकारियों से अपनी मांग को रख सकता है। अगर वो नियम सम्मत है, धारा में है, तो जरूरी नहीं है, याचना नहीं है, उनका ये अधिकार है कि उनके साथ वायलेशन हुआ है तो उस धारा में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ठीक है। मानदाता में भी बीजेपी प्रत्याशी के बेटे इसी तरह से धमकाते हुए मंच से नजर आए। हेमंत कटारे के भाई की घटना बताइए, क्या गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं, प्रशासन ने उन्हें बंद किया है, पुलिस ने। मैं तो हर जगह कांग्रेस की हार की हताशा है रश्क जी, हार की हताशा में चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, चाहे वो दोस्त किसी को भी दें, लेकिन ये उनका ही चाल है। हार की हताशा मैं बताता हूँ, हार की हताशा क्या होती है। हार की हताशा ये होती है कि इमरती देवी कहते हैं हम तो कलेक्टरों के भरोसे 8 सीटें जीत के आएंगे, इसको कहते हैं हार की हताशा। हार की हताशा ये होती है कि कानून की जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए सुमित जी, जब आपके लोगों के साथ अत्याचार होता है तो वो लोग थाने में जाते हैं, पूरा प्रकरण पुलिस को बताते हैं और पुलिस विवेचना करने के बाद प्रकरण दर्ज करती है। वहां एसआई जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो अपना नाम लिख करके धाराएं लिखता है कि फला फला धारा किस आधार पर तय होती है? धारा होती है प्रकरण के आधार पर, किस जगह आपके साथ अत्याचार हुआ, किस तरह आपके साथ अन्याय हुआ, उसके आधार पर आपकी धारा दर्ज होती है। ये फोन करके बोल देना सुनो भाई मैं तुम्हें धारा बता रहा हूं, ये आईटीसी के एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं आपके प्रत्याशी और झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर घबराहट है कि ईमानदारी से तो हम लोग जीत नहीं सकते। इसी कारण आपके लोग आज गोलियां चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि जब ये हारने लगते हैं तो मारने लगते हैं, उसी का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और इनके प्रवक्ता यहां के डिफेंड कर रहे हैं कि भैया हमारे प्रत्याशी को सारे अधिकार होते हैं। कौन सा अधिकार, किसने अधिकार दिया? चुनाव आयोग से यदि मांग करनी है कागज पे लिख के देना होता है, रिसीव लेनी होती है, पुलिस में जाना है कागज पे लिख के होना होता है, ऑनलाइन एफआईआर होती है, उसके बाद आपका प्रकरण दर्ज होता है। फोन पे धमकाया नहीं जाता है कि ऐसा करो वैसा करो नहीं तो मैं ऐसा करवा दूंगा। ये आपकी परिपाटी है। जीतू पटवारी क्या कर रहे हैं? जीतू पटवारी जी ने सामने जवाब दिया तो उन्होंने धारा नहीं बताई थी कि इस धारा के तहत कार्रवाई होनी है। जीतू पटवारी ने प्रमाण दिखाए थे कि ये देखिए मेरे कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ है, आप कार्रवाई करिए। एक पक्ष कार्रवाई करेंगे तो हम लोग सरकार में आने के बाद आपको देखेंगे कि कैसे आप लोग निष्पक्ष कार्रवाई कर पाते हैं। ये बात उन्होंने कही, तो उन्होंने फोन करके धारा नहीं बताई। इनको जानकारी नहीं है, जानकारी मुझे पूरी है, जानकारी आप लेकर के आया करें, पढ़ के आया करें। तो कोई पूरा बस इतना ही फर्क है। आ रही हूँ सुमित जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। चुनावी प्रक्रिया के दौरान सारी तरह की कार्रवाइयां तो प्रत्याशी या प्रत्याशी नहीं करता है, प्रशासन करता है। लिखित में जानकारी लिखित में देना होता है, भैया पढ़ के आया करो थोड़ा सा, लिखित में देना होता है, पढ़ के आया करो थोड़ा सा, रिसीव ली जाती है उसकी, आपकी होता है। वहाँ पर बूथ पर इकबाल मंसूरी हाट पिपलिया से जुड़ गए। इकबाल, क्या स्थिति बताई जाती है, कितने प्रतिशत तक वोटिंग अब तक हाट पिपलिया में हो चुकी है? मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, हाट पिपलिया में अभी मैं आदर्श मतदान केंद्र पर उपस्थित हूं जहां पर 46% से अधिक मतदान हो चुका है और ओवरऑल हाट पिपलिया विधानसभा का 23% से ऊपर मतदान हो चुका है।
यहाँ पर शोभा पर आदर्श मतदान केंद्र पर बढ़ चढ़कर मतदाता ने हिस्सा लिया और मतदान किया, और लगातार मतदाताओं का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जी इकबाल, जो वोटर्स घरों से निकल के वोट डालने के लिए पहुंच रहा है, आज उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? किन मुद्दों के आधार पर वो किस प्रत्याशी को वोट करना चाह रहा है? जो साइलेंट वोटर है उसका तो खैर समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब उसका वोट किस ओर जाएगा, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये है कि जो हम लगातार चर्चा करते आए हैं उसमें जो मतदाता है उसका रुझान किस तरफ है? क्या किन चीजों को लेकर नाराजगी और किन चीजों को लेकर सेटिस्फैक्शन है? बिल्कुल, हम आपको बता दें, मतदाता अब किसको वोट करेगा ये हम नहीं बता सकते, और लेकिन जिस तरह से हम हाटपिपलिया विधानसभा में लगातार क्षेत्र में घूमे और मतदाताओं के नब्ज को टटोलना चाहा तो खाली सिर्फ एक ही मुद्दा था, हाटपिपलिया विधानसभा में पानी और सड़क मुद्दा। मेन मुद्दा जो हाटपिपलिया में पानी गर्मी के दिनों में यहाँ पर दिखता है, लोगों को खरीदना पड़ता है, मेन उनका मुद्दा पानी है। और एक सड़क जो मेन जो सड़क है हाटपिपलिया से नेवरी तक जो सड़क है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। इस तरह से रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रमेश जी, खैर दोनों ही दलों से किसी भी तरह की सवाल करना तो मतलब कुछ वाजिब जवाब तो अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन मैं सवाल आपसे करूंगी कि इस उपचुनाव में 14 मंत्रियों की साख दांव पर है। 2013 में 10 मंत्री हारे थे, 2018 में अगर बात करें तो 13 मंत्री हारे थे। क्या लगता है इस बार ये मिथक टूट पाएगा? देखिए, मोटे तौर पर न केवल ये 14 मंत्री बल्कि 25 विधायकों का भविष्य वाकई इसमें दांव पर है। जो लोग त्यागपत्र देकर के भाजपा में आए और अब भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से मान करके चलिए कि जो लोग चुनाव हार जाएंगे उनको आगे आने वाली राजनीति में भारी फ्यूचर में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं जीतने की। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी ये बहुत एक तरीके से एक जिद का, साख का, इमेज का, मान का सम्मान है। वो भी कहीं ना कहीं दोबारा अपनी सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव, अब तक जितने भी चुनाव और उपचुनाव हुए उन सबसे ज्यादा तीखे, पैने और धारदार आरोप वाला चुनाव रहा है। यहाँ पर शब्द को पकड़ करके झगड़े हुए हैं, बात को पकड़ करके झगड़े हुए हैं, और जितने व्यक्तिगत आरोप इसमें लगे हैं इतने व्यक्तिगत आरोप और ऐसी शब्दावली का प्रयोग कभी चुनाव में नहीं हुआ, क्योंकि सारे लोग किसी न किसी तरीके से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। ये उस बात का चुनाव है। अब क्या होगा ये तो अब 10 तारीख को पता चलेगा, मतदाता आज अपना निर्णय दे देगा। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत तनाव, तीखेपन का चुनाव है जो सदैव याद रखा जाएगा। राजेश जी, क्योंकि जिस तरह से जनता और फिर जो कांग्रेस भी जो एक परसेप्शन बनाने में कहीं ना कहीं एक हद तक कामयाब रही है कि वाकई में ये इस मर्तबा जो चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं वो टिकाऊ लाल बिकाऊ लाल, ये परसेप्शन वाकई में बहुत ज्यादा हावी हुआ है क्या जनता पर? देखिए, मोटे तौर पर ये बिकाऊ लाल और टिकाऊ लाल का नारा, इसमें कोई शक नहीं। जितने नारे इस वक्त उछले, जितने शब्द उछले, ये एक अकेला शब्द है जो चला गया, नीचे तक चला गया। अब इसका असर कितना होगा, कितना पॉजिटिव असर होगा, कितना नेगेटिव असर होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चला गया। इसके अलावा और क्या चीज नीचे गई है? दूसरा आइटम शब्द नीचे गया है। बाकी ज्यादातर शब्द ऊपर रह करके चले गए, कुछ शब्द विड्रॉ हो गए हैं, कुछ शब्द 24 घंटे चले। लेकिन ये 2 शब्द पूरे चुनाव में जब से ये उभर करके आए हैं, कांग्रेस ने एक ऐसी रणनीति अपनाई। कांग्रेस की पूरी रणनीति 4 तरह की रही इसमें। तो सबसे पहले जो उनकी रणनीति रही तो उन्होंने यही बिकाऊ लाल और टिकाऊ लाल का एक नारा फेंका। दूसरे चरण में फिर कांग्रेस के आए तो उन्होंने अपनी 15 महीने और जो 11 महीने की सक्रियता की सरकार थी उसकी उपलब्धियां उन्होंने कही। फिर तीसरे चरण में जब वो आए तो तीसरे चरण में उनकी जो रणनीति खास तौर से थी, तीसरे चरण की रणनीति थी कि किस प्रकार दूसरे पर आक्षेप लगाया जाए, दूसरे की छवि को किस प्रकार कमजोर किया जाए, ये उनकी तीसरे चरण की रणनीति थी। और चौथे चरण की रणनीति में कांग्रेस ने जो विज्ञापन जारी किया कि आखिर मेरी क्या गलती थी, ये सहानुभूति वाली उनकी रणनीति थी। भाजपा 2 मामलों में थोड़ी सी 19 दिखी, बाकी वो हर मामले में लगभग कांग्रेस से पूरे चुनाव में 1 कदम आगे रही। अब अगर हम देखें, जैसे शिवराज की टोटल सभाएं 78 करीब सभाएं हुई, कांग्रेस की सभाएं, कमलनाथ जी की सभाएं लगभग 50 के करीब सभाएं हुई।
भाजपा के जो नेता थे, उमा भारती की सभाएं इसमें हुई हैं, 71 सभाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की हैं, नरेंद्र तोमर ने 40-50 सभाएं की हैं। तो उनका हर नेता लगभग एक आक्रामक तरीके से लगा रहा। दूसरी एक और बात है, अगर टोटल सभाएं आप देखेंगे तो कांग्रेस भाजपा की सभाएं लगभग 350 सभाएं टोटल, अगर आप 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के पूरे एक महीने में देखेंगे इतनी सभाएं हुई। जिन जगहों कांग्रेस की सभाएं इससे आधी करीब हो पाई, 170 के करीब कांग्रेस की सभाएं हो पाई। तो ऐसी स्थिति में फिर वो जो बातें उन्होंने पकड़ी कि कांग्रेस का आइटम शब्द उन्होंने उछाला, फिर उन्होंने कहा कि नंगे भूखे परिवार का तो शिवराज ने उसको अपने ढंग से लिया। तो कुल मिलाकर के इस मामले में वो एक कदम आगे रही, लेकिन कांग्रेस का बिकाऊ टिकाऊ का नारा गांव तक चला गया। तो मोटे तौर पर ये इसमें कह नहीं सकते कि इसमें क्या होगा। दोनों एक के ऊपर एक व्यक्तिगत आक्षेप लगाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरा, ये बूथ का मैनेजमेंट में भी भाजपा एक कदम आगे है कांग्रेस से। और फिर एक कंफर्टेबल स्थिति में भाजपा है कि अगर वो 5-7 सीट भी जीत लेगी तो उनकी सरकार रहेगी। कांग्रेस को कम से कम 25 सीट जीतना है। तो ये सारी की सारी स्थिति है ऐसी। लेकिन इन सबसे अलग हट करके कृष्ण जी, ये जो 25 आदमी हैं दल बदल वाले, इनका फ्यूचर मान करके चलिए कि इनकी राजनीतिक जीवन इस पर दाव पर है। आगे चल करके अगर जो लोग हार जाएंगे वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, उनको दुगनी तिगनी मेहनत इसमें करना पड़ेगी। रमेश जी, बहुत संक्षेप में मैं इस बात का जवाब आपसे चाहूंगी। ये जिन 25 लोगों का राजनीतिक जो करियर है वो अभी दाव पर है, क्योंकि अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, और जो बीजेपी में जो पहले से उस क्षेत्र की राजनीति को करते आ रहे थे, अगर खुदा न खास्ता ये हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत की सांस वो पुराने मतलब जितने भी लोग हैं, नेता हैं, वो तो लेंगे ही कि भाई। देखिए, मोटे तौर पर इन 25 में से करीब 15-16 सीट पर तो भाजपा को कोई समस्या नहीं है, लेकिन 8-10 सीटों पर भाजपा को समस्या है। और अगर ये 8-10 वाले जहां समस्या है वो लोग चुनाव हार गए तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के जो पुराने नेता हैं उनका वर्चस्व ही कायम रहेगा। इन लोगों को कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण ही दूं आपको, हाट पिपलिया की सीट हो सकती है, सांची की सीट हो सकती है, अपना वो जो मंत्री रहे उच्च शिक्षा के उनकी सीट हो सकती है, लाल सिंह आर्या की सीट हो सकती है। ये जो इस तरह की कुछ सीटें हैं, खास सीटें हैं, इन सीटों पर तो कठिनाई जाना ही है। और जिन सीटों पे बहुत आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, जिसमें सुर्खी पर एडजस्ट बहुत आसानी से हो सकते हैं, या मान लीजिए बमोरी पर आसानी से हो सकते हैं, मुगावली में आसानी से हो सकते हैं, तो ये कुछ सीटें हैं जहां आसानी से वो एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ सीटों पर तो कठिनाई है। जी बिल्कुल। चर्चा का दौर लगातार जारी है और ब्रेक पे हम जा रहे हैं, और ब्रेक पे से वापस जब हम आएंगे तो जितेंद्र जी से हम सवाल पूछूंगी कि आखिर एडजस्टमेंट बीजेपी तो कर लेगी, लेकिन अगर कांग्रेस एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है तो आने वाले समय में और किस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पे कांग्रेस को करना पड़ेगा। रुकना है ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस जो सत्ता के संग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी दीपक भदौरिया।